Hello everyone. Today I am going to discuss previous year question paper for junior engineers departmental exam for 2022. This is going to be the question paper first. As the medium of this question paper will be in Hindi, that's why I will explain all questions in Hindi also. So let's discuss the question number first. Here it is mentioned that the question paper will be of total marks of 100. The time will be provided 3 hours. Let's discuss question number 1, which is about water logging. What is water logging? जल ग्रसन क्या होता है, क्षेत्र में इसका प्रकार, कैसे इसका पता लगाया जाता है, जल ग्रसन के कारण, कुप्रभाव और इसकी रोकथाम के उपाय पूछे गए हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन को लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जलग्रस्तता या वाटर लॉगिंग क्या होती है। वाटर लॉगिंग एक ऐसी कंडीशन है जब पानी भूमि में इतना ज़्यादा प्रवेश कर जाता है कि उसके पोर्स को बंद कर देता है। एयर वॉइड्स जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के, उनके बीच में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से नॉन एरेबल कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं, मतलब कि अवायुजीवी दशा हो जाती है। और इस कारण से जड़ का क्षेत्र जो होता है, जहाँ पे जड़ें होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और पौधे मरने लगते हैं। इस वजह से इस कंडीशन को जल ग्रसन कहते हैं या जल क्रांति भी कहा जाता है। इसे जल लग्नता या वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। अब हम इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे। प्रॉपर क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी, ये हमें लिखना है। जब अत्यधिक नमी तथा अवायुजीवी दशा के कारण जड़ क्षेत्र की मृदा अनुत्पादक मतलब नॉन फर्टाइल, अनुत्पादक एवं अनुपयुक्त अनुपयुक्त हो जाती है, तो इसे जल ग्रसन या जल लग्नता अथवा जल क्रांति कहते हैं। बस हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो अगली बात इन्होंने पूछी है, वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन हो गई। अगला पूछा है इसका पता कैसे लगाया जाता है। तो अगली लाइन पे ऐसे लिख देते हैं यहीं से। इसमें हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई बहुत सारे इसके मेथड नहीं होते। तो जल लग्नता का पता पौधों की बढ़ोतरी की दर को जांच करने पर भूमि के जलग्रस्त होने का पता लगाया जा सकता है, परंतु बढ़ोतरी पर प्रभाव डालने वाले कई कारण भी हो सकते हैं। जलग्रस्तता का पता लगाने के लिए
उस क्षेत्र में बने कुएं का प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में जल तल या वाटर लेवल नोट कर लेना चाहिए। यदि यह तल प्रतिवर्ष तेजी से ऊपर उठ रहा है तो शीघ्र ही वह क्षेत्र जलग्रस्तता की चपेट में आ जाएगा। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे? संबंधित क्षेत्र में, है ना, संबंधित क्षेत्र में बने कुएं का प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में वाटर लेवल या जल तल नोट कर लेना चाहिए। यदि यह तल प्रतिवर्ष तेजी से ऊपर उठ रहा है तो शीघ्र ही वह क्षेत्र जलग्रस्त हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन की दूसरा भी टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया। तीसरी चीज़ इसने पूछी है जलग्रस्तता के कारण। तो जलग्रस्तता के कारण हम लिखते हैं, इसको हेडिंग बनाया जा सकता है, जलग्रस्तता के कारण। एग्ज़ाम में हम लोग पूरा बाकायदा लिखेंगे कि जलग्रस्तता होने के निम्नलिखित कारण हैं। यहाँ पे मैं इनको ज़्यादा डिटेल्ड नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ही केवल इनकी हेडिंग लिखूँगा, उसको आप आगे फर्दर कंसीडर कर लेंगे, आप आराम से लिख पाएंगे उसे। मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स आपको बना रहा हूँ। तो जलग्रस्तता के कारण क्या हैं? पहला कारण है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण अब जाहिर सी बात है, हमें जितनी इरिगेशन जितनी प्रोवाइड करनी है उससे ज़्यादा अगर हम पानी देंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। कच्ची नहरों से रिसन, जो हमारी कच्ची कैनाल्स होती हैं उनसे पानी परमानेंटली नीचे रिसता रहता है, वो पानी क्षेत्र में जाता रहता है, वहाँ का वाटर टेबल बढ़ाता रहता है, तो इससे भी वाटर लॉगिंग हो सकती है। नहर खंड अधिक भराव में होने से, ठीक, अत्यधिक भराव मतलब फिलिंग का जो पॉइंट होगा, फिलिंग पॉइंट पे भी ऐसी कंडीशंस जनरेट होती हैं। चौथा हम क्या लिख सकते हैं? अत्यधिक वर्षा हो जाए वहाँ पे। पांचवा क्या है कि क्षेत्र जो है नीचा हो, और ये तो इतना अच्छा नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं, केवल 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो मेरे हिसाब से 5 से 6 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम वो ही डिस्कस करेंगे। तो जल निकासी ना होना, जल निकासी अगर प्रॉपर नहीं होगी तो भी वाटर लॉगिंग होगी। और एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं, मृदा के अपारगम्य होने पर, मृदा
के अपारगम्य होने। अपारगम्य का मतलब है जिस मृदा से पानी होकर नहीं गुजरता है, जिस पे एयर वाइड्स कम होते हैं, वाटर वाइड्स कम होते हैं, जैसे कि मृतिका होता है। जिनका भी सॉइल का साइज कम होगा, जैसे कि मृतिका होता है 0.002 से 0.002 तक माइक्रोन तक जाता है उसका साइज। तो जितना छोटा कण परिमाप होगा उतना ज़्यादा अपारगम्य होती है मृदा, ये आप लोगों को पता होगा। तो जलग्रस्तता के कारण भी हमने लिख लिए हैं। तो जलग्रस्तता के कारण या वाटर लॉगिंग के कौन कौन से कारण हैं कि सिंचाई ज़्यादा हो जाए, नहरें कच्ची हों तो उनसे रिसन हो जाए, नहर खंड जो है फिलिंग में हो, अत्यधिक वर्षा हो जाए, वाटर की निकासी ना हो, और जो मृदा है वो अपारगम्य हो। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है कि कारण हो गए, अब इसके कुप्रभाव पूछे हैं। वाटर लॉगिंग से क्या क्या उसके नुकसान हैं, उसको हम कुप्रभाव बोलेंगे। तो हेडिंग यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जल ग्रसन के कुप्रभाव। एक चीज़ हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन लिखा है उसी हिसाब से हमें अपने आंसर को लेके चलना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जल ग्रसन, तो हमें हर आंसर में भी जल ग्रसन ही लिखना है। कोशिश ये करनी है कि जल ग्रसन वर्ड का ही यूज़ करें हम। जलग्रस्तता, जल क्रांति, ऐसे वर्ड्स को अपनी तरफ से अवॉइड करें। क्वेश्चन के फॉर्म को मेंटेन रखना चाहिए। तो जल ग्रसन के कुप्रभाव, तो जल ग्रसन के कुप्रभाव क्या क्या हैं? पहला, उपज पे प्रभाव। उपज पर प्रभाव, अभी मैंने पहले बताया था कि नीचे अवायुजीवी दशा हो जाती है तो जो उपज है वो मरने लगते हैं, पेड़ पौधे मरने लगते हैं। वायुजीवी जीवाणुओं की कमी, वायुजीवी जीवाणुओं की कमी। वायुजीवी जीवाणु क्या करेंगे? वहाँ पे जो जड़ क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो पौधों की ग्रोथ में काम आते हैं। वाटर लॉगिंग होने से वो जीवाणु मर जाते हैं और इससे फसल पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मिट्टी के तापमान में कमी, मिट्टी के तापमान में कमी। किसी क्षेत्र में अगर पानी भरा है, कंटिन्यू भरा है, तो उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाएगी रात में और वो तापमान में कमी ला देगी। और हमें सभी फसलों के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। हमेशा ठंडे तापमान में कोई भी फसल नहीं होगी। फसल पकने का समय घट जाना, फसल पकने का समय घट जाना। और पांचवा, सिंचाई जल की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये बेटर है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। जिस क्षेत्र में वाटर लॉगिंग हो जाती है वहाँ पे कई प्रकार के जीवाणु पनपने लगते हैं, फंगस लगता है, मलेरिया पैदा होने लगता है क्योंकि बहुत सारे मक्खी मच्छर वहाँ पे होते हैं। तो ये जल ग्रसन के, वाटर लॉगिंग के ये कुछ नुकसान थे, कुछ कुप्रभाव हैं जिनको हमने डिस्कस किया। उपज पर निगेटिव इम्पैक्ट करता है, वायुजीवी जीवाणुओं की कमी होती है, मिट्टी के तापमान में कमी आती है, फसल पकने का समय घट जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि है कि इसको रोकने के उपाय। हम वाटर लॉगिंग को कैसे रोकेंगे उसको लिखते हैं। जल ग्रसन को रोकने के उपाय।
तो जल ग्रसन को रोकने के दो तरीके से हम रोक सकते हैं। पहला तो क्या होगा, इसके हम कोई रोक उपाय करें, ठीक। दूसरा, हम इसके लिए उपचार उपाय करें। ठीक। तो रोक उपाय में क्या होगा, हम जलग्रस्तता को होने से ही रोक देंगे। और उपचार उपाय में क्या करेंगे कि जलग्रस्त अगर कोई भूमि हो गई है तो उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे उसे प्रीवियस फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले जो रोक उपाय हैं, तो हम रोक उपाय देख लेते हैं कि क्या कैसे करेंगे। रोक उपाय में हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं छोटा छोटा। नहर की लाइनिंग कर दें, नहर का अस्तरीकरण कर दें या अस्तरीकरण कर दें, ठीक। पहला हमने नहर का अस्तरीकरण कर दिया। दूसरा, FSL को नीचा कर FSL फुल सप्लाई लेवल को नीचा रख कर, जब FSL को नीचे कर देंगे तो उसका रिसन कम हो जाएगा। नहर के दोनों तरफ रिसन नाली बना देनी चाहिए या फिर जलग्राही बना देनी चाहिए, जलग्राही नाली बनाकर, कि जिससे कि नहर में अगर ज़्यादा पानी आए तो वो एक्स्ट्रा ड्रेन में चला जाए। तो ये हो गए 3 रोक उपाय। और उपचार उपाय जो हैं इनको उपचार उपाय में क्या करेंगे, उपचार उपाय में जल निकासी की नई योजनाएं बनाएंगे। जल निकासी की नई योजनाएं अपनाकर। और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो इरिगेशन हो रही थी उसको नलकूप द्वारा कर लें, नलकूप सिंचाई अपनाकर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि वाटर लॉगिंग क्या होती है, इसका क्षेत्र में पता कैसे लगाते हैं, इसके कारण, इसके कुप्रभाव और रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सर्वे से है, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हम अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल के पोर्शन को हम बाद में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि 10 नंबर का है और इसमें 5 अलग अलग छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। इन पे हमें लिखने हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर 2 नंबर का है तो हमें बहुत ज़्यादा लंबाई से नहीं खींचना है, कम से कम में करें, आपको टाइम भी बचाना है, बहुत कम समय में आपको करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, तटबंध के लाभ और हानि। तटबंध के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तटबंध के लाभ, पहले तटबंध में बता दूं, जो कैनाल का बैंक होता है, बैंक जो दोनों तरफ हम बनाते हैं उसको तटबंध कहते हैं। बैंक्स इसलिए बनाए जाते हैं नहर पे कि जो फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल से बैंक जो है हमेशा ऊंचे रहते हैं। तो जब पानी बहुत ज़्यादा आए या डिज़ाइन से ज़्यादा आ जाए पानी, तो वो नहर के खंड को तोड़ता हुआ इधर उधर ना चला जाए। तो बैंक्स जो हैं पानी को
नहर के पानी को एक लिमिट में रखते हैं, वो इधर से उधर नहीं जाने देते हैं। इसी प्रकार अगर बारिश का जो जल है वो भी कहीं न कहीं बैंक के द्वारा रोका जाता है नहर के खंड में मिलने से। कई बार गंदगी वाला पानी, सड़क का पानी, वो सब बैंक की वजह से नहर में नहीं आ पाता। तो ये ही बैंक के लाभ हैं। तो बैंक के लाभ हम पहले लिखते हैं। तो इससे बैंक से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तटबंध के लाभ क्या हैं। नहर खंड को सुरक्षित करना, या सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, इसको आप आगे से खुद से लिख लेंगे। ठीक, क्षेत्र को जलग्रस्त होने से बचाना, जल ग्रसन से बचाना। ये मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे कि कैसे बचाएगा। कि नहर के पानी को दूसरी तरफ ना जाए, ओवरफ्लो होने पे नहर के पानी को दूसरी तरफ ना जाने से रोकता है। और तटबंध के क्या लाभ हैं। जानवरों को भी सुरक्षा मिलती है। बैंक्स ऊंचाई पर होने की वजह से जानवर इस पार नहर में नहीं गिर पाते। तटबंध से हानियाँ क्या क्या होती हैं। वैसे तो बैंक से कोई हानि नहीं होती है, लेकिन हर साल बैंक पर बहुत सारी घास फूस जंगल उगाता है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। और ये जंगल बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इसमें ये हमारा पानी को अवरोधित करता है, जिससे सिंचाई कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो जंगल, झाड़ी आदि का उगना। बस इस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसे पूरा लिखेंगे तो प्रॉपर 1 पेज आपका भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट है सिल्टिंग कम करने के उपाय पूछा गया है। तो सिल्टिंग हर साल नहर में होती रहती है। उसके नहर के बेस पे और साइड स्लोप पे हमेशा सिल्ट जमा होती रहती है। तो नहर में सिल्ट को प्रवेश करने से रोकने के लिए नहर के हेड पर सिल्ट अवरोधक या सिल्ट एक्सक्लूडर लगाए जाते हैं, और उसके ऊपरी भाग में सिल्ट निष्कासक या सिल्ट इजेक्टर स्थापित किए जाते हैं। लेकिन नहर खंड में सिल्ट को रोकना मुश्किल होता है, मतलब प्रॉपर उसको रोका ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ इसके उपाय किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग इसको बहुत श्रिंक करके लिखेंगे, तो मैं केवल आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। नहर को बंद करके सिल्ट को निकाला जाता है हर साल। ठीक है, तो नहर को बंद करके एकत्रित सिल्ट को निकालकर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पानी की स्पीड अगर हम बढ़ा दें तो वो सिल्ट को अपने साथ बहा ले जाता है। तो पानी का वेग बढ़ाकर, आप लोग इसको पूरा लिखेंगे कि नहर खंड में पानी का वेग बढ़ाकर। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि नहर के बेड पर कुछ गड्ढे खोद लिए जाते हैं, और जो सिल्ट आती है उन गड्ढों में भर जाती है। तो बार बार उन गड्ढों को हम लोग खोदते हैं और सिल्ट उनमें भर जाती है आके। तो नहर खंड की तली पर गड्ढे खोदकर
ये जो नहर खंड की तली पर जो गड्ढे होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर नाम है, इनको बोलते हैं सिल्ट ट्रैप। अगर सिल्ट ट्रैप से कोई क्वेश्चन आ जाए कि सिल्ट ट्रैप क्या होता है, तो आप बता देंगे कि सिल्ट नहर के खंड पर कुछ गड्ढे बनाए जाते हैं जिनमें से सिल्ट आकर फंस जाती है और उन गड्ढों को बाद में खाली कर लिया जाता है। तो एक तरह से सिल्ट को कम करने का ये उपाय है। इस क्वेश्चन में हम बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा पार्ट है। अपवर्तन हेडवर्क के कार्य या पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स। इसके पार्ट्स पूछा है। अपवर्तन हेडवर्क्स के घटक। अपवर्तन हेडवर्क्स को नहर हेडवर्क्स भी कहते हैं। तो इसके कौन कौन से घटक होते हैं, मैं सीधे इनके घटक लिख देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, हम लोग यूज़ क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा वियर या बैराज। दूसरा हमारा होता है डिवाइड वॉल या विभाजक दीवार। विभाजक दीवार बोलें या डिवाइड वॉल। तीसरा हम होता है अधस्लूस या निर्घर्षण स्लूस भी इसको कहते हैं, निर्घर्षण स्लूस। अंडर स्लूस और स्काउरिंग स्लूस। चौथा नहर मुख्य नियंत्रक या नहर कैनाल हेडवर्क। नहर मुख्य नियंत्रक या कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर। पांचवा है फिश लैडर हमारा या मछली सीढ़ी। मछली सीढ़ी या फिश लैडर। छठा है हमारा लॉग शूट। सातवां है हमारा जल पास चैनल या लॉक चैनल। जल पास चैनल या लॉक चैनल। आठवां है हमारा सिल्ट रोक निर्माण। सिल्ट रोक निर्माण। सिल्ट रोक निर्माण या सिल्ट प्रिवेंट वर्क। सिल्ट प्रिवेंशन वर्क्स। और नवा है हमारा नदी साध पुल या सुधार कार्य। रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो ये हमारे जो पार्ट हैं, ये नहर के डाइवर्जन हेडवर्क के पार्ट्स हैं।
तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अपवर्तन हेडवर्क्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। वियर या बैराज, डिवाइड वॉल या विभाजक दीवार, अंडर स्लूस या स्कोरिंग स्लूस जिसको हम निर्घर्षण स्लूस बोलते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर या नहर मुख नियंत्रक, फिश लैडर या मछली सीढ़ी, लॉग शूट, लॉग चैनल या जलपास चैनल, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क या सिल्ट रोक निर्माण, रिवर ट्रेनिंग वर्क या नदी साध सुधार कार्य। इस क्वेश्चन में मैं एक ही इमेज भी ऐसे इंक्लूड मैंने कर दिया है जिसको आप देख के समझ पाएंगे कि क्या कैसे है। फिश लैडर कहाँ पे होती है ना, ये डाउन स्ट्रीम की रिवर है ना, ये तटबंध है। लॉक चैनल कहाँ पे होता है, कैनाल कैसे गुजर रही है, स्टिल पॉकेट कहाँ पे है, वियर या बैराज का। तो एक आप ओवरव्यू ले पाएंगे। वैसे इसका कोई अभी यूज़ नहीं है, लेकिन आप एक बार देख के इस इमेज को समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण वृत्त द्विकमान और चतुर्थांश या सामान्य द्विकमान प्रणाली में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन होल सर्किल बेरिंग एंड क्वाड्रिलेटरल बेरिंग। तो होल सर्किल बेरिंग एक ये है और एक ये है क्वाड्रिलेटरल बेरिंग, मतलब इसमें क्वाड बनता है। तो दोनों में अंतर क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होल सर्किल जो बेरिंग होती है उसमें एक जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, केवल नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ की तरफ चलते हैं। ऐसा हमें कोई भी एंगल नापना होता है तो ऐसे क्लॉकवाइज ही हम नापेंगे। तो जितना भी होता है तो हम और नॉर्थ पे 0 रखते हैं, और जितना भी हमारा ये एंगल हमें नापना है, किसी रेखा का द्विकमान नापना है, तो जैसे कि मान लो ये 30 डिग्री है तो नॉर्थ 30 डिग्री हो जाएगा, और इसका टोटल ये मैक्सिमम जा सकता है 360 डिग्री। मतलब इसकी जो रेंज रहेगी 0 से 360 डिग्री तक रहेगी होल सर्किल बेरिंग में, ठीक। और ऐसे ही जो ये है सामान्य द्विकमान प्रणाली या क्वाड्रिलेटरल बेरिंग, तो इस बेरिंग में क्या होता है कि हम नॉर्थ और साउथ दोनों से हम बेरिंग को नाप सकते हैं। जैसे कि किसी एक रेखा है, ये रेखा है, तो इसका अगर हमें नापना है कि इस एंगल नापना है तो हम इसमें लिखेंगे नॉर्थ या साउथ को रेफरेंस रखेंगे और ईस्ट वेस्ट को मेंशन करेंगे। तो जैसे कि जिसके पास में रहता है उस वाले को पहले मेंशन करेंगे, जैसे कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, अगर ये इधर होता तो नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये साउथ से ज़्यादा पास में पड़ रही है तो साउथ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। बस इसमें इतना है। इसका जो मान वेरी करता है 0 से 90 डिग्री तक मैक्सिमम ही होता है। तो जैसे कि अगर साउथ से हम इधर को चलेंगे तो भी ये 90 डिग्री तक मिलेगा, नॉर्थ से इधर को चलेंगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा, इधर भी अगर इसको नापेंगे तो ये भी 90 डिग्री ही है, यहाँ भी 90 डिग्री तक जाएगा। ये इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं घूमता है। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है कि होल सर्किल में नॉर्थ से क्लॉकवाइज चल रहा था और सामान्य द्विकमान प्रणाली या क्वाड्रिलेटरल वाले में हमें नॉर्थ या साउथ से दोनों से किसी भी दिशा में नाप सकते हैं। तो अब इसके डिफरेंसेस को हम लोग लिख लेते हैं, एग्ज़ाम में कैसे करना है वो लिख लेते हैं। पहला अंतर ये रहेगा, रेखा का द्विकमान उत्तर से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में नापा जाता है।
इस वाले में क्या लिखेंगे इसको, इस वाले में हम लिखेंगे रेखा का द्विमान चुंबकीय उत्तर या दक्षिण जो भी रेखा के पास हो, जो भी रेखा के पास हो से पूर्व या पश्चिम की दिशा में नापा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का द्विमान जीरो डिग्री से 360 डिग्री तक हो सकता है या होता है। इसमें रेखा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकता है। प्रिज्मी दिक्सूचक या प्रिज्मेटिक कंपास में उपयोग होता है। और यहाँ पे सर्वेयर कंपास में प्रयोग होता है। अब ये डिफरेंसेस क्लियर हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये इतने डिफरेंसेस इनफ हैं। सॉरी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना इनफ है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है सर्वेक्षक और प्रिज्मी दिक्सूचक, यानी कि सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में अंतर बताना है। तो सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या अंतर है। जो सर्वेयर कंपास है उसकी जो सूचिका होती है वो किनारे की तरफ नुकीली होती है, कुछ उसका ऐसा शेप होता है, तो अपने किनारों पे नुकीली होती है और संकेतक का कार्य भी करती है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, सूचिका चौड़े आकार की होती है, इसकी सूचिका कुछ ऐसी होती है और संकेतक का कार्य नहीं करती है। ठीक, पहला तो हो गया। सर्वेक्षक दिक्सूचक में, सर्वेयर कंपास में रिंग दिक्सूचक के बक्से से जुड़ा होता है, इसमें रिंग बक्से से जुड़ा होता है तथा दृष्टि रेखा के साथ साथ घूमता है। और प्रिज्मेटिक कंपास में रिंग सूचक के साथ, सूचिका के साथ जुड़ा होता है, इसमें बॉक्स के साथ जुड़ा होता है और इसमें निडल के साथ जुड़ा होता है, सूचिका के साथ जुड़ा होता है। ये दृष्टि रेखा के साथ में नहीं घूमता है, स्थिर रहता है। इसका रिंग स्थिर रहता है, इसका रिंग मूव करता है। ठीक, इसका रिंग बक्से से जुड़ा होता है, इसका रिंग सूचिका से जुड़ा होता है।
रिंग पर अंशांकन चतुर्थांश प्रणाली में होता है, जो अभी पहले बताया था, और इसमें रिंग का अंशांकन होल सर्किल बेरिंग में होता है। तो जब होल सर्किल बेरिंग में रहेगा तो अंशांकन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 360 डिग्री तक, और इस वाले में अंशांकन कहाँ होगा, 0 से 90 डिग्री तक। रिंग पर पाठ्यांक सीधे आँखों से डायरेक्ट पढ़े जाते हैं और इसमें पाठ्यांक प्रिज्म के द्वारा पढ़े जाते हैं। इसमें अंशांकन सीधा होता है, जो नंबर हैं वो सीधे लिखे रहते हैं, और इसमें जो नंबर हैं वो उल्टे लिखे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सर्वेक्षक और प्रिज्म द्विसूचक में अंतर हो गया।